नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। नवंबर और दिसंबर 2024 का 2 महीने का एक साथ कवर करेंगे। किसी वजह से पिछले महीने मैं वीडियो नहीं अपडेट कर पाया था, तो इसीलिए जो है नवंबर और दिसंबर का आज मैं एक साथ ही अपडेट करने जा रहा हूं। और जितना भी महत्वपूर्ण इन 2 महीनों में घटनाक्रम रहा है उत्तर प्रदेश समसामयिकी से संबंधित, उसको हम एक साथ जो है इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। शुरुआत करने से पहले मैं कुछ जानकारियां दे दूं जो रिसेंट अपडेट्स चल रही डिकोड एग्ज़ाम की। पहली चीज़ तो पीसीएस का कोर्स लॉन्च हो चुका है, सभी को बता दिया गया था। पीसीएस का ये कोर्स हमारा ऑल इन वन कोर्स है, यानी एक बार आप कोर्स लेते हैं तो प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की पूरी जिम्मेदारी डिकोड एग्ज़ाम की है और वो आपको सभी स्तरों पे सभी प्रकार से तैयारी करवाएंगे। ये ऑनलाइन है, हमारे ऐप के माध्यम से आपको मिलेगा। इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्री मेंस दोनों का ही सभी सेगमेंट्स का आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। प्री मेंस की प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। मेंस का आपको कापियों का मूल्यांकन, फीडबैक सब कुछ दिया जाएगा, ग्रुप में प्रैक्टिस कराई जाएगी। प्रीलिम्स के जितने भी टॉपिक आपको लगातार पढ़ाए जाते हैं एक एक करके, उनका सभी का टेलीग्राम ग्रुप में हम टेस्ट भी करवाते चलेंगे। तो इस तरह से, और साथ में सारे PYQs जितने हैं, चाहे वो प्री हो मेंस हो, उनको भी हम कवर कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, जो कोई नहीं देता है। तो इस कोर्स को हमने पूरी तरह से इस तरह का कोर्स बनाया है जिसको आप ऑल इन वन कह सकते हैं। मतलब एक बार आप हमसे जुड़ते हैं तो उसके बाद आपको इधर उधर कहीं भी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक साथ सब कुछ मिलेगा। और आप हमारे साथ मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस भी आपको पुरस्कार के तौर पर, सम्मान के तौर पर वापस कर दी जाएगी। तो अगर आप पीसीएस परीक्षा की तैयारी करने का मन बना रहे हैं, चाहे आप 2026 की तैयारी का भी मन बना रहे हैं, तो आप अगर अभी से हमारे साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप इस लक्ष्य को भेद पाएंगे। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि हमको पहले परीक्षा से पहले थोड़ा सा परीक्षा को समझना होगा कि हम तैयारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या आपकी कुछ और दुविधाएं हैं, तो उसके लिए आप इन नंबर्स पे संपर्क करिए। आपको सीधे जो है हम टीचर से, विशेषकर हृदय सर से जो है बात करा देंगे, जो हमारे इस कोर्स के जो है कोऑर्डिनेटर भी हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि बहुप्रतीक्षित जो हमारे पिछले साल की बेस्ट सेलर बुक थी, उसका हम रिवाइज्ड एडिशन लेके आ गए हैं यूपीपीएससी RO के लिए। RO का जो एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि अब बहुत तेज़ गतिविधियां सुनाई पड़ रही हैं। आप अखबार भी लगातार देख रहे होंगे, अपडेट्स आ रही हैं, सेंटर वगैरह जो है ढूंढे जा रहे हैं आयोग की तरफ से। तो जल्दी ही जो है कोई ना कोई अच्छी तिथि आपको नज़दीक की मिल सकती है, अप्रैल की भी मिल सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है। और जब तक कोई ऑथेंटिक सूचना ना हो तब तक जो है ये मत मानिएगा कि जून, जुलाई, अप्रैल, मई में एग्ज़ाम होगा। आप ये मान के चलिएगा कि मार्च के लास्ट या अप्रैल के शुरुआत में एग्ज़ाम हो सकता है। उस हिसाब से ही अपनी तैयारी करिए जब तक कोई ऑथेंटिक खबर। तो ये जो हमारा जो है समीक्षा अधिकारी की प्रैक्टिस बुक है, ये मतलब प्रिंटेड बुक है, ये मार्केट में लगभग हर ज़िले में उपलब्ध हो गई है। अमेज़ॉन पे ऑनलाइन भी ये लिस्ट हो गई है, और इससे जो है आपका पूरा का पूरा जो नए पैटर्न के आधार पर तैयारी है वो कवर हो जाएगा। तो यही वो बुक है। 2023 में जब 24 में शुरुआत में परीक्षा हुई थी 11 फरवरी को, इस बुक से बहुत सारा जो है इस बुक का कंटेंट आपके पेपर में परिलक्षित हुआ था। और जितने लोग भी इस बुक को पढ़ के पेपर देने गए थे उन्होंने बहुत संतुष्टि जो है व्यक्त की थी। बहुत सारे हमारे पास इसके जो है फीडबैक्स हैं, और निश्चित रूप से हमने उसको जो है उसका करंट अफेयर्स और जो कुछ त्रुटियां थी छोटी मोटी उनको अपडेट करके, और करंट अफेयर्स को बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे करते हुए, पूरी किताब ही जो नया ट्रेंड है फॉलो हो रहा है यूपीपीएससी का, उस पर ही बनी हुई है। तो आप इसको ज़रूर लीजिए, ये बहुत रिकमेंडेड है हमारी तरफ से। ये आपके पास होनी चाहिए अगर आप RO की परीक्षा जो है री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अभी भी कुछ लोग जो है डिमांड करते हैं कि जो है हम कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो कोर्स जो है ओपन है। आप हमारे जो है वीडियो लेक्चर प्रोग्राम से RO के फाउंडेशन बैच, या केवल प्री या केवल मेंस, जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं वो आप जो है ले सकते हैं। इसमें आपको जो है पूरा जो है वीडियो लेक्चर्स, PDF में नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक साथ यहाँ पर इंटीग्रेटेड तरीके से आपको दिया जाएगा।
और ऐप, हमारे ऐप के माध्यम से ये संचालित होता है। ऐप से भी आप डायरेक्टली इसको प्राप्त कर सकते हैं। पीसीएस की तैयारी आप अगर कर रहे हैं, 2024 वाला आपने एग्ज़ाम दिया है और आपको ये उम्मीद है कि आप इसका मेंस लिखेंगे, क्योंकि आप सारे गुणा गणित कर चुके हैं अभी तक जो है, और जल्दी ही जो है इसकी कट ऑफ भी आ जाएगी। फिलहाल हमने जो है मेंस परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स उत्तर लेखन का प्रारंभ कर दिया है, जिसका अभी का टारगेट ये है कि 90 दिनों में हम जो है आपका पूरा कोर्स जो है रिवाइज करवा देंगे आंसर राइटिंग करके। इसमें हम मॉडल आंसर्स भी दे रहे हैं हर यूनिट के, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रहे हैं। आपकी कॉपियां भी चेक हो रही हैं, और 24 से 48 घंटे में आपको आपकी कॉपियां विधिवत चेक होकर पूरा मूल्यांकन के साथ मिल जाती हैं। ये टेलीग्राम के माध्यम से संचालित हो रहा है। और अगर आप आगे की भी परीक्षाओं के लिए आंसर राइटिंग से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस क्रैश कोर्स में शामिल हो जाइए। बाकी आप हमारे जो आगे के अगले कार्यक्रम होंगे उनमें आपको जो है इसी में एक्सटेंड करके जो है जोड़ लिया जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं और इस कोर्स की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। ये हृदय सर के पास नंबर रहता है। आप इस पे व्हाट्सएप करके, चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी भी तरह की सहायता चाहते हैं, कोई भी जो है परामर्श चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि सीधे कॉल मत करिए, पहले आप व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना मंतव्य लिख दीजिए कि किस संदर्भ में बात करना चाहते हैं, वो आपको स्वयं ही कॉल कर लेंगे। इसके अलावा लास्ट अपडेट ये है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है, प्रिंटेड वाली तो है ही है, और प्रिंटेड के साथ में आपके पास ये 9000 क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज भी होना मस्ट है। बहुत लोगों ने ले लिया है, और पीसीएस में भी अभी इसको जो है ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसा कि हमको अपने बैच से जो हमारे लोग जुड़े हुए थे उन्होंने बताया कि पीसीएस में भी जो है काफ़ी सारा कंटेंट जो है उनको देखने को मिला, और पैटर्न सबसे ज़्यादा ये है कि पैटर्न हूबहू वैसा ही टेस्ट का है। इसमें जो है वीडियो लेक्चर्स में आपको पूरे टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन भी दिया जाता है, लगभग 4000 प्रश्नों का। उसके अलावा फुल टेस्ट और हर तरह से सेगमेंट वाइज टेस्ट भी अवेलेबल हैं। और ये जो है अब तक की अगर मैं कहूँ तो सबसे बेस्ट, जो हमारी बेस्ट टेस्ट सीरीज है वो है। इसके अलावा हमारे पास एक और टेस्ट सीरीज है जिसको हम 47 टेस्ट की है, आरओ के लिए स्पेशली जो है ये डिज़ाइन टेस्ट सीरीज है। ये भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए इस जो नया पैटर्न है इसको भेदने का एक ही तरीका है कि आप जो है एक बेहतर टेस्ट सीरीज, आपके पास जितनी भी 2 3 4 बेहतरीन टेस्ट सीरीज होंगी, जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से जो है इस मॉड्यूल में सक्सेसफुल हो सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो मित्रों, आज का जो पहला हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसका भी हाल ही में शुभारंभ किया गया है, और ये जो है क्या है, युवाओं को उद्यम विकास के लिए ऋण देने की एक बड़ी योजना है सरकार की। लेकिन इसमें कुछ कैटेगरीज को स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इन कैटेगरीज में आपको ऋण नहीं दिया जाएगा अगर आप ये काम करेंगे। कौन से काम करेंगे? तंबाकू उत्पाद बनाएंगे, गुटखा पान मसाला बेचेंगे, अल्कोहल, पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैग जो 40 माइक्रोन से कम है यानी प्रतिबंधित वाले हैं, भारत या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे उत्पादों का अगर आप जो है प्रोडक्शन करने का सोच रहे हैं तो आप जो है इस योजना में आपको नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये हो गई कि निर्अहर्ताएँ आपकी क्या हैं। अब इसमें जो है मुख्य बातें क्या हैं? 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे। 21 वर्ष से 40 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए, और न्यूनतम 8वीं पास होना चाहिए, और किसी भी मान्यता प्राप्त कौशल प्रशिक्षण का आपके पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसमें कुछ और पैरामीटर्स हैं, जैसे 5 लाख तक के उद्योग सेवा परियोजनाओं पर 100% ब्याज मुक्त और बिना गारंटी का लोन दिया जाएगा। परियोजना लागत पर 10% की मार्जिन मनी का अनुदान भी आपको दिया जाएगा। इस योजना में सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना की लागत का 15%, ओबीसी को 12.5%, ST दिव्यांग को 10%, और अगर आप आकांक्षी जिलों में रह रहे हैं, जो आकांक्षी जिले हमारे कौन कौन से हैं? 8, चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती एवं बहराइच के लाभार्थी हैं, तो आपको 10% जो है अंशदान जमा करना होगा मात्र। तो ये जो है कुछ इसकी शर्तें हैं जिसके अनुसार आपको जो है युवा उद्यमी योजना, जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, इसमें आपको लाभ मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं।
प्रयागराज महाकुंभ की बात करते हैं। आज के समय में इस समय प्रयागराज महाकुंभ से चर्चित देश में कोई आयोजन नहीं है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा जो है धार्मिक समागम है, जहाँ पर एक साथ इतने ज़्यादा लोग कहीं पर भी विश्व में इकट्ठा नहीं होते हैं। इस बार सरकार ने ये अनुमान लगाया है कि पूरे कुंभ की अवधि, जो कि कब से कब तक है, ये सब किसी पे भी प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा, 13 जनवरी से लेकर और 26 फरवरी शिवरात्रि तक जो है ये महाकुंभ चलने वाला है। और इसको महाकुंभ क्यों कहा गया है? क्योंकि हर 12 साल पे पूर्ण कुंभ आता है, लेकिन 12 कुंभ बीत जाने के बाद जो कुंभ लगता है उसको महाकुंभ कहते हैं। इसी कारण इस बार जो है महाकुंभ को जो है ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है और अधिक से अधिक लोग चाहते हैं कि इसमें जाकर हम स्नान करें और जो है पुण्य प्राप्त करें। तो 144 साल बाद ये लग रहा है और सरकार का जो अनुमान है कि 40 करोड़ लोग इसमें कम से कम शामिल होंगे। वैसे कुछ जगह मैंने 42 करोड़ और उससे ऊपर के आंकड़े भी देखे हैं, लेकिन 40 करोड़ लोगों का जो है अनुमान लगाया गया है कि इस पूरे महाकुंभ के दौरान वो आएंगे। तो इसका शुभारंभ विधिवत हुआ, कब हुआ? जो है इसका जो है पौष पूर्णिमा की तिथि जो पड़ती है हिंदू कैलेंडर के अनुसार में, उस दिन पहला स्नान हुआ 13 जनवरी से, और उसके बाद से जो है ये 25 फरवरी तक इसको चलना ही चलना है। ये कहा जा रहा है कि 40-45 करोड़ लोग इसमें जो है स्नान करेंगे पूरे में। महाकुंभ का जो ध्येय वाक्य है, पहले भी मैंने बताया है आपको, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ। ये आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी महाकुंभ का कोई भी ऐड या कुछ भी देख रहे होंगे, वहाँ पर ये वाक्य जरूर लिखा गया है। और उसके अलावा एक सरकार ने और स्लोगन बनाया है, पुण्य फले महाकुंभ चले। तो दोनों को याद रखिएगा, हो सकता है इससे कोई क्वेश्चन बन जाए। इस कुंभ को डिजिटल महाकुंभ 2025 भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को डिजिटलाइज किया गया है। आपको जैसे खाने के स्टॉल ढूंढने हैं तो उसके लिए अलग एक QR कोड है, आपको परिवहन के लिए बस ढूंढनी है तो उसके लिए अलग QR कोड है, और हर चीज़ के लिए आपको जो है कोई पुलिस की सहायता चाहिए, सुरक्षा संबंधी सहायता चाहिए, आवास चाहिए, तो हर चीज़ के लिए कलर कोडेड QR कोड्स की भी व्यवस्था की गई है। तो ये 4 विभिन्न रंगों में है, लाल, हरा, नीला व नारंगी। तीर्थयात्री अपने स्मार्टफोन से इन QR कोड्स को स्कैन करके आकस्मिक सेवाएं, आवास एवं आहार, मेला प्रशासन संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक AI जनरेटेड चैटबॉट भी इसमें शुरू किया गया है। ये चैटबॉट 11 भाषाओं में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसमें केवल उत्तर प्रदेश के लोग शामिल होंगे, ये तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, इसमें दुनिया के जो है कोने कोने से लोग आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें 11 भाषाओं में खाना, लॉकर, वॉशरूम, चेंजिंग रूम सहित सभी जरूरी सामान के बारे में ये AI चैट आपको जवाब देने में सक्षम बनाया गया है। महाकुंभ प्रयागराज के लिए 3000 स्पेशल ट्रेनें रेलवे के द्वारा चलाई गई हैं। उसके अलावा सभी लोग संगम नगरी तक सुगमता से पहुंच पाएँ तो 8000 बसें स्पेशल चलाई गई हैं और 300 से अधिक शटल बसों का मतलब है कि जब किसी बस से या ट्रेन से आप प्रयागराज पहुंचेंगे तो वहां से मेला स्थल तक, जहां पर महाकुंभ चल रहा है, वहां तक पहुंचने के लिए शटल सेवा बसों की प्रारंभ की गई है। इसके अलावा वहां पर फिर मेन त्रिवेणी संगम तक पहुंचने के लिए ई-रिक्शा और गोल्फ कार्ट इत्यादि भी जो है चलाए जा रहे हैं, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुविधाजनक तरीके से जो है इस धार्मिक आयोजन का हिस्सा बन सके। उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ को 4 महीने अर्थात 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए एक अस्थायी जिला घोषित किया गया है, जिसका नाम जो है महाकुंभ मेला नगर रखा गया। क्या रखा गया है? ये एक अस्थायी जिला है, तो वहाँ पर पूरी तरह से सारे ऑफिसर जो है अस्थायी तौर पे उतने की ही देखभाल करने के लिए बनाए गए हैं। तो ये रही दोस्तों महाकुंभ की बातें। अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला का आयोजन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग ने उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लिमिटेड, जिसको हम UP डेस्को के नाम से ज़्यादा पॉपुलरली जानते हैं,
यूपी डेस्को के साथ साझेदारी में लखनऊ में डिजिटल इंडिया राज्य पारदर्शी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो जब भी आयोजन की बात आती है तो आपको स्थान जरूर पता होना चाहिए, कहाँ किया गया, तो आप बताएंगे कि लखनऊ में किया गया। ये जो है आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। इस कार्यक्रम में डेटा और डिजिटल बुनियादी ढांचे के महत्व पर प्रकाश डाला गया और इसमें जो है राज्य के अधिकारियों और ई जिला प्रबंधकों को एक साथ लाकर सुशासन की दिशा में सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की विशिष्टता पर भी जोर दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार और गूगल क्लाउड एआई आधारित कृषि नेटवर्क, गूगल क्लाउड का एआई आधारित कृषि नेटवर्क, इनके बीच जो है जो शुरू किया गया है कार्यक्रम, तो ये भारत का पहला राज्य स्तरीय एआई कृषि नेटवर्क है। यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सक्षम है और भारत का पहला राज्य आधारित एआई कृषि आधारित नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए क्या किया है, गूगल क्लाउड इंडिया के साथ यूपी ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। अब ये समझौता निश्चित रूप से जो है सरकार का कोई अफसर ही करेगा, तो मुख्य सचिव की और गूगल क्लाउड इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के बीच ये समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। इस नेटवर्क में जेमिनी और बेकन जैसी तकनीकों का उपयोग होगा, जो कि बहुत ही आज की डेट में एआई के लिए पॉपुलर मानी जाती हैं। किसानों को सलाह, क्रेडिट, मशीनरी और बाजार से जोड़ने के लिए एक ही मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और इसमें जो है किसानों को ये भी पता चलेगा कि बाजार भाव क्या चल रहा है फसलों का, जलवायु की क्या स्थिति चल रही है, यानी मौसम की क्या फोरकास्ट है, ये सभी जो है यहीं से पता चलेगा। और वो किस प्रकार से अपनी आय को दुगुनी कर सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर जो है सभी चीज़ें पता चलेंगी। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, वो ये है कि आकांक्षात्मक जो ब्लॉक होते हैं जिनको हम विकासखंड कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये जान लीजिए कि कितने आकांक्षात्मक ब्लॉक जो है हैं। तो 42 जिलों के 68 विकास खंडों का चयन राज्य से केंद्र सरकार ने किया है। कुल 500 विकास खंड भारत में हैं जिनको आकांक्षात्मक विकास खंडों की सूची में रखा गया है और इसमें उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। उपलब्धि क्या है, सिद्धार्थनगर जिले का जो खेसरहा विकास खंड है और फर्रुखाबाद जिले का जो नवाबगंज विकास खंड है, इन दोनों को जोनवार डेल्टा रैंकिंग 2024 में क्रमशः ऑल इंडिया में प्रथम और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये नीति आयोग द्वारा जो है जारी की जाती है इंडेक्स, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इससे पहले भी 2023 में भी जो है उत्तर प्रदेश के दो विकास खंड चुने गए थे। फिर बरेली के बहेड़ी को दूसरा स्थान मिला। मार्च 24 में हरदोई जिले के संडीला और अमेठी जिले जगदीशपुर को यह मिला था, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। अभी जो करंट में चर्चा है हम उसी की बात करते हैं। तो दो जो अभी की हैं उनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूपी में एक नई स्कीम लॉन्च की जा रही जिसका कुछ जिलों में क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। इसका नाम रखा गया है नो हेलमेट नो फ्यूल। हेलमेट की चेकिंग तो मतलब यातायात विभाग करता ही करता है, चालान भी काटता है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं और कहीं ना कहीं क्योंकि इतना जो है यातायात विभाग के पास वो भी नहीं है, पुलिस व्यवस्था भी नहीं है कि वो हर चौराहे पे, हर रोड पे, हर जगह चेकिंग कर सके, लोगों का चालान काट सके। तो ऐसे में क्या निर्णय लिया गया है कि पेट्रोल पंप पे उन लोगों को पेट्रोल ही नहीं मिलेगा जो बाइक पर बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने जाएंगे। यानी वहाँ पर पेट्रोल लेने के लिए बाइक पर आपको हेलमेट लगाना ज़रूरी है। तो जब कोई घर से हेलमेट लगा के पेट्रोल भरा लेगा तो आगे भी हेलमेट लगा के चला जाएगा। तो मेरी भी आप लोगों से यही अपील है कि आप कभी भी बाइक ड्राइव करते हैं तो आपको हेलमेट ज़रूर लगाना चाहिए। ये एक नियम नहीं है, ये एक सुरक्षा है, अपनी सुरक्षा है, अपने परिवार की सुरक्षा है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स आते हैं जिसमें सर में गंभीर चोट लगने की वजह से तत्काल दुर्घटनाएं देखिए नहीं टाली जा सकती। दुर्घटनाएं सड़क पर आप हैं तो होती ही रहती हैं और होती ही रहेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मृत्यु का जो है सबसे तेज कारण होता है वो सर में लगने वाली चोट होता है। या तो व्यक्ति जो है की मृत्यु हो जाती है सर में चोट लगने से, या वो कोमा इत्यादि में चला जाता है।
तो कुल मिलाकर आप सभी को बहुत जागरूक होकर जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपको हेलमेट लगाना ही लगाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम पुलिस से चालान से बचने के लिए करते हैं, इसको आपको एक हैबिट में बनाकर रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य है 7.5% का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधा सीधा पूछा जाएगा कि कितने % का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान हिस्सेदारी कितनी है देश के निर्यात में? 5.8%। तो यहाँ से यहाँ तक जाना है। इसके लिए क्या की जा रही है? एक नई निर्यात नीति उत्तर प्रदेश सरकार लेके आएगी जो 2025 से 2030 तक के लिए प्रभावी होगी। और इसका जो मुख्य लक्ष्य होगा वो 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक को है निर्यात के स्तर को पहुंचाना होगा। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण जो है समझौता हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार में और जापान के यामानासी प्रांत के मध्य एक समझौता हुआ है। तो समझौता होता है तो पहले तो दोनों पार्टियों के नाम पूछते हैं किनके किनके मध्य हुआ है, फिर इन समझौते का जो है मध्य बिंदु क्या है, यानी समझौते किस क्षेत्र में हुआ है। तो क्षेत्र याद कर लीजिए, औद्योगिक सहयोग, पर्यटन और व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ये जो है MOU साइन किया गया है। बाकी जो है नाम वाम याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है, देश या प्रांत याद रख लीजिए जापान का कौन सा है और क्या क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। निर्माण एक्ट। निर्माण एक्ट जो है अभी तक देश में कुछ राज्यों में चल रहा था, यानी 3 राज्यों में चल रहा था। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने निर्माण एक्ट लागू कर दिया है। अब ये 4था राज्य हो गया है। निर्माण एक्ट है क्या? ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट है, इसका जो असली नाम है। और इससे सीधे से आप पढ़ेंगे तभी समझ में आ जाएंगे। विशेष श्रेणी का इन्वेस्टमेंट के लिए क्षेत्र बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले राजस्थान, फिर गुजरात, कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश 4था राज्य बन गया है जिसने ये लागू कर दिया है। इससे क्या होगा? उत्तर प्रदेश में अब किसी बाहरी व्यक्ति को, बाहरी जो है कंपनी को अगर कोई उद्योग स्थापित करना है तो वो बहुत आसानी से जो है उसको ज़मीन भी मिल सकेगी। इस एक्ट के बनने के बाद प्रदेश में विशेष निवेश क्षेत्र बनेंगे और बड़े उद्योगपतियों को बल्क में ज़मीन दी जा सकेगी, तभी जो है बड़े उद्योगों की स्थापना होगी। स्वतंत्रता संग्राम में राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम उल्लेखनीय है, आपने ज़रूर सुना होगा जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी। खासकर जो है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने काबुल अफगानिस्तान में अपनी स्वतंत्र सरकार की, भारत की स्वतंत्र सरकार की घोषणा कर दी थी। और ये अनंतिम सरकार की घोषणा की थी जिसके अध्यक्ष वो स्वयं थे। तो अभी जो है हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? अभी हाल ही में इनकी जो है जयंती हुई थी 1 दिसंबर को, और इनका जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1886 को हाथरस में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये अपने मतलब उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले में जन्मे थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, लेखक थे और समाज सुधारक थे। और उन्होंने 1909 में उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक तकनीकी संस्थान और प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक जो है बुंदेलखंड को ग्रोथ रेट के मामले में, यानी SGDP की ग्रोथ रेट के मामले में, स्टेट GDP की ग्रोथ रेट के मामले में 4थे स्तंभ पे माना जाता था। लेकिन बुंदेलखंड ने जो वित्तीय वर्ष 22-23 में जो है जो प्रदर्शन किया है वो सराहनीय है। उसकी अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है। मतलब GDP की ग्रोथ रेट के मामले में तो अभी भी मतलब GDP पे अंशदान में अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, पहले सुधार हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर उस साल की GDP की ग्रोथ रेट इनकी बहुत ज़्यादा रही है। इस वजह से जो है, तो अगर हम इसका कंपैरेटिव देखेंगे तो GDP की वार्षिक वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की कितनी है? 14.3%। बुंदेलखंड की 22-23 में कितनी रही? 18.2%। पश्चिमी यूपी जो सबसे ऊपर माना जाता था उसकी 10.5 है, मध्य की 11.2 है और 14% है पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो और अर्थव्यवस्था में जो योगदान, अब यहाँ पर शेयर की बात आ जाती है, शेयर अलग है और वार्षिक ग्रोथ रेट अलग है। तो ये वार्षिक ग्रोथ रेट के आधार पर जो है ये बात बताई जा रही है कि बुंदेलखंड जो है 22-23 में टॉपर रहा है, चारों जो आर्थिक संभाग हैं उत्तर प्रदेश के उसमें।
उत्तर प्रदेश की जो है जो जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी वृद्धि दर है, या जिसको कह लीजिए कि शेयर है जो है अर्थव्यवस्था में, वो 8.29% है यूपी का ऑफिशियल। बुंदेलखंड का सबसे कम है 5.31%। सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है 47.73%। मध्य प्रदेश का मध्य उत्तर प्रदेश जो मध्य भाग है 18.97 और पूर्वी उत्तर प्रदेश का 27.97 है। प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ पर लिखी है, जिसको आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं बहुत ज़्यादा। तो 22-23 में बस यही एक खास बात दिखाई दी है कि उस जो है पर्टिकुलर ईयरली जो जीडीपी की ग्रोथ है वो बहुत ही हाई रही है, यानी पिछले साल के कंपैरिजन में उस साल जो है वो हाई रही होगी। बाकी शेयर जो है अभी भी बुंदेलखंड का काफ़ी कम है अन्य संभागों की अपेक्षा। आगे बढ़ते हैं, महाकुंभ की हम चर्चा कर ही रहे थे। एक अभी हरित महाकुंभ भी होने जा रहा है 31 जनवरी को। ये हरित महाकुंभ क्या होगा? इसमें देश भर से 1000 से अधिक पर्यावरण और जल संरक्षण के कार्यकर्ता जुटेंगे। शिक्षा संस्कृति उद्यान न्यास ने ज्ञान महाकुंभ के हिस्से के रूप में इस अनूठे कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके संरक्षक हैं, मुख्य संरक्षक हैं। कुंभ मेला संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के अंतर्गत आता है। ये बात हालांकि आप लोग जानते होंगे, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नई बात नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं, यूपी एग्रीस योजना, ये जो है उत्तर प्रदेश में शुरू की जा रही है और इसका जो फाइनेंस है या जो इसका जो सपोर्ट करने वाला है वो कौन है? वो संस्था है विश्व बैंक। यही मेन क्वेश्चन है, इसी तरह से सीधे सीधे पूछा जाता है। तो 12 दिसंबर 2024 को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने उत्तर प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए 325.1 मिलियन डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी। तो दो बातें ध्यान रखिएगा कि किसके सहायता से ये योजना चलेगी उत्तर प्रदेश में? विश्व बैंक के द्वारा। कितने की सहायता जो है मतलब कितने की ये परियोजना की लागत है? 325.1 मिलियन डॉलर की ये परियोजना, यानी काफ़ी बड़ी परियोजना है। किस क्षेत्र की है? कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र में आय बढ़ाने से संबंधित है। तो मंजूर की गई परियोजना का जो पूरा नाम है, शॉर्ट में तो हम इसको यूपी एग्रीज योजना कहेंगे, पूरा नाम है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। तो फुल फॉर्म को नोट करके रख लीजिएगा, कभी आयोग अगर उटपटांग क्वेश्चन बनाने का उसका मन करेगा तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD से 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत हुआ है। इस ऋण की परिपक्वता अवधि 33.5 वर्ष और अनुग्रह अवधि 6 वर्ष की है। ये पूरा डिटेल है, इतना ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। परियोजना में बहुत सारी और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन मुख्य बातें वही हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं SDG इंडिया इंडेक्स 2024 में उत्तर प्रदेश का क्या प्रदर्शन रहा है। तो ये नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया गया है और इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। यही सीधा क्वेश्चन है, अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश कुल 67 के स्कोर के साथ फ्रंट रनर श्रेणी में है। किस श्रेणी में है? फ्रंट रनर श्रेणी में है। और पिछले इसके पहले वाले रिपोर्ट से कंपैरिजन करेंगे तो 7 अंकों की बढ़ोतरी हुई है और कुल कितना है अंक? 67 अंक है। SDG 7 के सूचकांक में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष स्थान पर है, ये अलग सूचकांक है। और सर्वोच्च राज्य कौन सा है? केरल व उत्तराखंड है, दोनों संयुक्त रूप से हैं। फिर तमिलनाडु आता है, फिर गोवा आता है, फिर हिमाचल प्रदेश आता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप यूपी का करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं और राष्ट्रीय वाला आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर NFS 5 की रिपोर्ट आई है। NFS 5 का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसके हालिया आंकड़े जो है आए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में चिंताजनक प्रवृत्ति का पता चला है। किस चीज़ की? कि उत्तर प्रदेश में हर 4 में से एक व्यक्ति
हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, उक्त रक्तचाप के खतरे में है। और चिंताजनक बात यह है कि कई व्यक्तियों को ये खुद भी पता नहीं, क्योंकि वो इस तरह की उन्होंने कोई टेस्टिंग कराई ही नहीं है कि उनको पता चले कि उनको हाई बीपी है। तो समय समय पर जो है, क्योंकि पहले और अब में बहुत अंतर है, साल में कम से कम एक बार ये रिकमेंड किया जाता है कि आपको कुछ बेसिक टेस्ट जो है ईयरली ज़रूर कराने चाहिए। वो डॉक्टर से पूछकर 5-6 टेस्ट होते हैं, तो उससे आपका बेसिक जो है हेल्थ का जो क्राइटेरिया है वो पता चलता रहता है। कहीं आप डायबिटीज़ की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं आप जो है बीपी तो नहीं हो रहा है, कहीं आपको और कोई मतलब इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो कुछ जो है टेस्ट होते हैं। तो कुल मिलाकर ये बीपी क्यों होता है? बीपी होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, या यूँ कह सकते हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जब वो हमारे शरीर में बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि तली भुनी चीज़ें, मार्केट की खासकर रिफाइंड और इस तरह के सिंथेटिक फूड से हमको बचना चाहिए। और जो है मोमोज़ और इस तरह की जो चीज़ें होती, खासकर मैदे की बनी चीज़ें, ये क्या होती हैं, ये हमारे आर्टरीज़ में जो है फैट का जमाव करती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इसके माध्यम से हमारे शरीर में एनर्जी पहुंचती है कि फ़ैट क्या करता है, उसको जो है लीवर हमारा जो है उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन से जो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो है वो हमारी धमनियों में, आर्टरीज में जम जाती है, उसी कारण जो है हमको बीपी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो ये जो है एक खतरनाक बीमारी की शुरुआत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। नारी अदालतों की उत्तर प्रदेश में शुरुआत होने जा रही है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो आपसे पूछा जा सकता है कितने जिलों में होगी? तो 8 जिलों में ये प्रोग्राम रखा गया है और ये 8 आकांक्षी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत इसकी होगी। इन अदालतों में महिलाओं की पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान होगा। नारी अदालतों में 7 से 11 सदस्यों की एक महिला समिति होगी जो ये सब समस्याओं का निपटारा करेगी। तो अभी फिलहाल बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र में ये शुरू होने जा रहा है, मतलब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अगर वहाँ सफल रहा तो ये पूरे यूपी में लागू होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गोमती नदी का प्रदूषण और उसका पुनरुद्धार करने के लिए प्रादेशिक सेना, आपने जरूर सुनी होगा नाम जो है, तो प्रादेशिक सेना ने इसका एक बीड़ा उठाया है। उसके लिए क्या किया उन्होंने? एक टास्क फोर्स का गठन किया है, तो जिसे नाम दिया है गंगा टास्क फोर्स। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, गंगा टास्क फोर्स, GTF नाम दिया गया है। GTF में मुख्य रूप से पूर्व सैनिक शामिल होंगे जो राष्ट्रीय मिशनों के लिए अनुभवी कार्मिकों के उपयोग की प्रादेशिक सेना की परंपरा को दर्शाता है। वैसे इसकी औपचारिक स्थापना समारोह जो है 1 जनवरी 2025 को लखनऊ छावनी में, यानी लखनऊ कैंट में हो चुका है। और GTF की स्थापना जल शक्ति मंत्रालय की पहल जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है NMCG, इसके तहत की गई है। तो गोमती नदी जानते हैं, मतलब यूपी में बहुत ज़्यादा, खासकर जो है राजधानी में जो है पवित्र मानी जाती है। और गोमती नदी उत्तर प्रदेश में किसकी एक सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है पीलीभीत के फुल्हर झील से होता है। सई नदी इसकी जो है एक सहायक नदी है, जौनपुर के पास ही गोमती मिल जाती है। और गोमती नदी उत्तर प्रदेश के सैदपुर में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये सब आपने पढ़ा भी होगा। खैर, आप GTF को जरूर याद रखिएगा कि प्रादेशिक सेना के द्वारा ये जो है गंगा टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अगला जो है म्यूचुअल फंड निवेश के मामले में जो निवेशकों की रैंकिंग है उसमें भी उत्तर प्रदेश जो है अच्छे खासे मतलब पोजीशन पे है, यानी 6वें पोजीशन पे है पूरे देश में। ये 6ठे स्थान पर है। प्रदेश से अभी तक 3,23,200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया गया है। बस इतना पर्याप्त पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो है किस स्थान पर है। अब यहाँ पर ये भी देखना होगा कि पहले स्थान पे कौन है। तो सभी राज्यों में महाराष्ट्र का जो है AUM सबसे अधिक है। उसके बाद सितंबर 2024 तक कुल 67.09 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड में महाराष्ट्र का योगदान जो है कितना है? 27.49 लाख करोड़ है। उसके बाद दिल्ली आता है, उसके बाद गुजरात आता है। तो उत्तर प्रदेश का 6ठा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं, DPIIT, इसका क्या फुल फॉर्म होता है?
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, इसके द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया है कि महिलाएं स्टार्टअप में शीर्ष स्थान पर हैं। यानी जितने भी स्टार्टअप शुरू किए गए हैं राज्य में 13,370, उसमें से 6,812 से अधिक यानी लगभग 51% जो स्टार्टअप हैं वो महिलाओं के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि प्रदेश का जो औद्योगिक नेतृत्व है वो अब महिलाओं के हाथ में बढ़ रहा है। ये अच्छी खबर है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल हब बनाने के लिए 11 नए निजी टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी और ये टेक्सटाइल पार्क गोरखपुर, मऊ, भदोही, अलीगढ़, बागपत, शामली आदि जिलों में बनाए जाएंगे। इससे क्या होगा, उत्तर प्रदेश को दूसरे जिलों से टेक्सटाइल के लिए रॉ मटेरियल नहीं मंगाना पड़ेगा। तो ये जो सारा काम हो रहा है वो उत्तर प्रदेश सरकार की टेक्सटाइल और गारमेंटिंग नीति 2022 के अंतर्गत हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि 11 जिलों में नए निजी टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि पहला वाला खूब पूछा जाता है, तो प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क शामली जिले में 726 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन सुने होंगे, सेज जिसको कहते हैं। तो सेज का ही एक और फुल फॉर्म आ गया आपके सामने, स्पेशल एजुकेशन जोन। उत्तर प्रदेश में 6 स्पेशल एजुकेशन जोन बनने जा रहे हैं। स्पेशल एजुकेशन जोन का मतलब है कि प्राइमरी से लेके और मोस्ट हायर जो एजुकेशन होती है वो सारी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। तो इसके लिए कुछ अभी जो है शुरुआती स्थानों का चयन किया गया है, जिसमें लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड के एक जिले में स्पेशल एजुकेशन जोन विकसित किया जाएगा। यहाँ शैक्षिक संस्थान बनेंगे, मतलब पूरा जो है वो एक ऐसा हब बना दिया जाएगा जहाँ प्राइमरी से लेके और यूनिवर्सिटी तक की सारी सुविधाएं जो है होंगी। लखनऊ के मोहान रोड पर प्रदेश के पहले स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना होगी। ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला एजुकेशन जोन कहाँ बनेगा, लखनऊ में बनेगा। यहाँ पर अब कितने का निवेश होगा ये सब जो है नहीं, जरूरी नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा। एजुकेशन सिटी के रूप में ये विकसित होगा। नेक्स्ट हमारा है, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में गौ आधारित नेचुरल फार्मिंग की अपार संभावनाएं हैं। तो उन्होंने कुछ आंकड़े रखे थे कि 10,000 से 12,000 रुपए तक की बचत करके किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं अगर वो गौ आधारित नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे जो है अगर ये अधिकांश किसान जो है मतलब एक तरह से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाते हैं तो सामूहिक बचत संभव होगी। उत्तर प्रदेश में 2.78 करोड़ किसान और लगभग 2 करोड़ मवेशी हैं जो गौ आधारित खेती के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। तो वैसे भी पर्यावरण संरक्षण के लिए और खासकर कृषि और जलवायु के लिए ये कहा जाता है कि जो है हमको ऑर्गेनिक खेती जो है अपनाना चाहिए, नेचुरल फार्मिंग की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ई मार्केट प्लस, जिसको हम लोग जेम कहते हैं, जेम पोर्टल, जहाँ पे सरकारी विभाग जो है अपनी खरीद फरोख्त कहते हैं। तो यहाँ पर इनको टेंडर कोटेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती। राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने पहले से ही जितने भी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके रेट कम हैं और जो विश्वसनीय हैं उनको वहाँ पर लिस्ट कर रखा है। मान लीजिए किसी विभाग को 10 कुर्सियाँ खरीदनी है तो वहाँ पर जाएगा, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक वेंडर का सेलेक्ट करेगा, फिर उससे ना कोई टेंडर कराना है ना कोटेशन कराना है, मतलब वो प्री अप्रूव्ड है। तो उत्तर प्रदेश जो है इस मतलब फैसिलिटी का उपयोग करने वाला हमेशा से पहला राज्य बन के चल रहा था। अब ई मार्केट प्लस को पूरी तरह से अपनाने वाला जो है पहला राज्य बन गया। मतलब कि अब उत्तर प्रदेश में टेंडर और जो कोटेशन इत्यादि वाली प्रक्रियाएं हैं ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। अब जो कुछ खरीदारी होगी सरकारी विभागों में वो सीधे सीधे जेम पोर्टल से होगी, यही इसकी जो है बात है। और ये जो जेम है ये जो है उद्योग मंत्रालय के द्वारा 2016 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। ये क्या है? तो भारत में वनों के बाहर वृक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी और जिसको USAID कहते हैं और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के 5 साल की
एक संयुक्त पहल है, मतलब ये जो है एक संयुक्त कार्यक्रम है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया नामक कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के साथ मिलकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है विरासत स्थल। एक अभी हाल ही में जिसको हाई कोर्ट ने जो है इंटरफेयर करके कहा कि इसको संरक्षित करो। तो आगरा में ये हमाम है। हमाम जानते हैं जो है पहले जो मुग़ल काल में नहाने का स्थान होता था राजाओं इत्यादि के जो है, तो उनको हमाम कहते थे। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 17वीं शताब्दी के विरासत स्थल आगरा के हमाम को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया तथा भारतीय पुरातत्व सोसाइटी यानी ASI और राज्य के अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि इसको जो है क्षति से बचाया जाए। ये हमाम किसका है, क्या है ये? तो आगरा में अली वर्दी खान के हमाम की सुरक्षा के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें अवैध और अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा ध्वस्त किए जाने के आसन्न खतरे का हवाला इसको दिया गया था। तो आगरा के चिपिटोला में स्थित हमाम की अक्टूबर 2023 में ASI सर्वेक्षण की पुष्टि हुई थी कि इसका निर्माण 1620 में हुआ था। तो कुल मिलाकर इसको अब ASI संरक्षित करेगी। आप इस तरह के और भी देखेंगे, आपके शहरों में भी कई सारे आपको ऐतिहासिक स्थल दिख जाएंगे जो ASI द्वारा जो है संरक्षित नहीं है, लेकिन वो हैं ऐतिहासिक महत्व के, और उसको लोग जो है ख़राब कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है अपने व्यक्तिगत उपयोग में लेके उसको ख़राब कर रहे हैं। तो इसके संरक्षण के लिए हाई कोर्ट ने यहाँ पर इंटरफेयर किया है। आगे बढ़ते हैं। अभी चंदौसी क्षेत्र में संभल जिले के एक ऐतिहासिक बावड़ी की खोज की गई है। आपने न्यूज़ में खूब देखा होगा, उसकी खूब फोटोएं आती हैं कि कई सारे तहखानों में कई सारे कमरे हैं। तो ये चंदौसी क्षेत्र में पड़ता है संभल जिले के और लक्ष्मणगंज इलाके में, और ये लगभग 150 साल पुरानी बताई जा रही है। 400 स्क्वायर मीटर में ये फैली हुई है, यानी अच्छी खासी दूरी में फैली हुई है। 46 वर्ष से ये बंद है जो बताया जा रहा है। 13 दिसंबर 2024 को ये जो है संभल में भस्म शंकर मंदिर के पुनः खुलने के उपलक्ष्य में जो है ये इसकी खुदाई की जा रही है। तो इसमें जो है कुएं भी मिले हैं, इसमें कुछ मूर्तियां वगैरह भी मिली हैं। तो स्थानीय लोग का दावा है कि बावड़ी का जो निर्माण है वो बिलारी के राजा नाना के शासनकाल में हुआ था। कुएं की ऊपरी मंजिल ईंटों से बनी, जबकि निचली 2 मंजिलें संगमरमर से बनी हैं। इस संरचना में 4 कमरे और एक कुआं भी शामिल है। तो प्राचीन महत्व की चीज़ है, आगे चल के इसका संरक्षण भी निश्चित रूप से होगा। नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट है वो जो है क्या है, अब तक उत्तर प्रदेश में ताजमहल सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता था, लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जनवरी से सितंबर 2024 के बीच अयोध्या में 135.5 मिलियन घरेलू पर्यटक और 3,153 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का भ्रमण हुआ है। और जिससे जो है, क्योंकि अयोध्या में जो है जब से राम मंदिर का जो है नवनिर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से जो है यहाँ पर लगातार पर्यटन की गतिविधियाँ जो है, क्योंकि पूरे शहर को ही एक अलग तरह से विकसित कर दिया गया है। तो भारत में आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में जो है इसको विकसित किया जा रहा है। इसने आगरा के ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है विजिटर्स की संख्या के मामले में। अब आपको संख्या नहीं याद रखनी है, बस इतना याद रखना है कि ये जो है ये फैक्ट आपने पढ़ा है कि हाँ जो है ताजमहल से भी ज़्यादा विजिट किए जाने वाला क्या है, अयोध्या है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में जो है IFSR 2023 रिपोर्ट आई है, जो देहरादून के जो है वन विभाग द्वारा, इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है। और इसमें जो है पहली चीज़ तो देश के बारे में देख लें। देश का कुल एवं वन एवं वृक्ष आवरण कितना है, 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है। और वन आवरण की बात करें तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है, और केवल वृक्ष आवरण की बात करें तो 3.41% है। ठीक है, ये तो डाटा है जो आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद जो है हम यूपी के संदर्भ में इसमें क्या देख सकते हैं कि वन और वृक्ष आवरण की अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का शीर्ष 2 में स्थान है, यानी दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में हुई है। और उत्तर प्रदेश में कितनी वृद्धि हुई है ये भी याद रख लीजिएगा, 559 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र, वन और वृक्ष दोनों ही इसमें शामिल है, बढ़ा है। केवल वन क्षेत्र की अगर वृद्धि करें, वृक्षावरण को उसमें हटा दें, तो शीर्ष 3 राज्य हो जाएंगे मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम पॉइंट व्यू से, इसको पढ़ने दीजिए। आगे बढ़ते हैं। हिंडन नदी आप जानते हैं, हिंडन नदी यमुना की एक सहायक नदी है। कहाँ पर बहती है मुख्य रूप से? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहती है, सहारनपुर जिले के निचले शिवालिक श्रेणियों से निकलती है और नोएडा में यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है। लगभग 400 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। ये नदी पहले से ही जो है क्या डेड रिवर घोषित कर दिया गया था इसको, क्योंकि इसका जो पानी में प्रदूषण का स्तर था उसको ये डिक्लेयर कर दिया गया था। इसका BOD इतना ज़्यादा था कि इसमें ना तो जो है जलीय जंतु पनप सकते हैं, ना जलीय जो है कोई पौधा इत्यादि पनप सकता है। कुल मिलाकर ये जीवन के लिए अनुपयुक्त बता दी गई थी। और अब अभी रिसेंट डेवलपमेंट आया है कि ये अनुपचारित अपशिष्ट के नाले में बदल गई है। मतलब इसमें इतना ज़्यादा प्रदूषित कचरा गिराया जा रहा है कि ये जो है इसका उपचार भी अब नहीं किया जा सकता है। तो इस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में शामिल है काली पश्चिम और जो है कृष्णा नदी। और इसको मृत नदी कब घोषित किया गया था? 2015 में ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसको जो है मृत नदी, डेड रिवर घोषित कर दिया गया था। और यही हाल लगभग यमुना जी का भी है उस तरफ जो है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक बजट या सप्लीमेंट्री बजट घोषित किया गया है, जिसको पारित कर दिया गया है। तो ये सेकंड सप्लीमेंट्री बजट था। फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट इससे पहले पारित हुआ था। तो पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा तो इसका आपको जो है ये पता होना चाहिए कितना है ये। तो ये जो है 17,865.72 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट है। जो मूल बजट हमारा कितना था वित्तीय वर्ष 24-25 का 7.36 लाख करोड़ का था। तो अगर इसके परसेंटेज के हिसाब से इसको देख लेंगे तो ये मूल बजट का 2.42% है। ये दूसरा अनुपूरक बजट है। और अब अगर इसको जो है जोड़ देंगे मूल बजट में जो हमारा प्रस्तुत हुआ था, यानी ये वाला जो बजट हुआ था, तो अब तक जो है वित्तीय वर्ष 24-25 में कितना बजट सरकार जारी कर चुकी है? 7,66,513.36 करोड़ रुपए का बजट जारी कर चुकी है। और इसी बजट में जो है एक आंकड़ा दिया गया है बेरोजगारी का, कि बेरोजगारी दर जो 19% थी 2012 से 17 के 5 सालों में, उससे घटकर जो है 2.4% हो गई है। नेक्स्ट जो है हम अपना फैक्ट लेते हैं। मेरठ में हस्तिनापुर आप जानते हैं महाभारत कालीन स्थल है। अब इसको भारत के 5 प्रतिष्ठित स्थलों में से शामिल कर लिया गया है। तो पहले ये जानिए भारत के जो है 5 प्रतिष्ठित स्थल कौन कौन से अब हो गए हैं इसको मिला के। धौलावीरा गुजरात जो एक हड़प्पन साइट है, हस्तिनापुर शिवसागर असम में है, हस्तिनापुर तो मेरठ में है, आदिचनूर केरल में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। तो इस तरह से हस्तिनापुर मेरठ महाभारत काल में पांडवों और कौरवों की राजधानी थी। ये स्थल महाभारत के कई स्थानों से जुड़ा है, जिसमें विदुर टीला, पांडेश्वर मंदिर, बारादरी, द्रोणादेश्वर मंदिर, कर्ण मंदिर, द्रौपदी घाट और काम घाट इत्यादि शामिल हैं। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो है 5 प्रतिष्ठित स्थल भारत के, उसमें जो है इसको शामिल कर लिया गया है। तो मित्रों आज के इस लेक्चर में इतना ही। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स जितना जो है नवंबर दिसंबर का था, ये हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया है। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप PCS अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है UP PCS फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज
टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSET, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।